Hello students, myself Nidhi. Welcome back to my YouTube channel Study ज्ञान। आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज पावर शेयरिंग। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों को, टर्म्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन मार्क्स आपको विजिबल है स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट are we going to share, what have to we share, क्या है जो हमें शेयर करना है। आंसर इज सिंपल, पावर। why, क्यों हमें पावर शेयर करने की जरूरत है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा। why का जो क्वेश्चन है ये हमें चैप्टर में दो कंट्रीज को केस स्टडी करने से मिलेगा। फर्स्ट इज बेल्जियम and second is Sri Lanka. Then last topic which we will cover, the third question, how can we share the power. पावर को पॉलिटिकल सिस्टम में शेयर करने के डिफरेंट लेवल्स हैं। we will study each of them. So this is the country Belgium, फर्स्ट कंट्री जो हमें केस स्टडी करनी है। आपको किसी भी कंट्री के बारे में कभी भी स्टडी करना होता है, मेक श्योर फर्स्ट लुक आफ्टर द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ दैट कंट्री ऑन वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पे वो कंट्री कहाँ एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज बेल्जियम। बेल्जियम यहाँ से आप देख सकते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो हमें चैप्टर में जो फर्स्ट केस स्टडी है बेल्जियम से शुरू करना है। हम इसमें पढ़ेंगे बेल्जियम कंट्री के बारे में, क्या उसका साइज है। सेकेंड थिंग यहाँ पे हमें जो स्टडी करनी है वो है बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज। थर्ड, वी विल स्टडी अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके से सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स वो होते हैं, खैर आगे पढ़ेंगे एथनिक ग्रुप्स के बारे में। एथनिक ग्रुप्स के डिवीजन को स्टडी करना है। देन सेम थिंग वी विल गोइंग टू रिपीट विद श्रीलंका। फर्स्ट लोकेशन ऑफ श्रीलंका, then its neighboring countries and ethnic composition and the social situation. इन दोनों कंट्रीज का बेसिक स्ट्रक्चर आइडिया लेने के बाद हम देखेंगे बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरीके से प्रोसेस जो है पूरा होता है और श्रीलंका में पावर शेयरिंग का किस तरीके से कॉन्सेप्ट या मेथड यूज किया जाता है। तो चलिए आपको शेयर कराते हैं, घुमाते हैं जरा बेल्जियम कंट्री। तो ये आपके जैसे दो बच्चे हैं, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, तो ये बेल्जियम है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, ये बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, ये मेजर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं। अब हमें नेबरिंग कंट्रीज को क्यों स्टडी करना है। बेसिकली बेल्जियम में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे इंडिया में भी आप डाइवर्सिटी देखते हो बहुत ज्यादा। इंडिया में आपको ये बात पता होगी डिफरेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया था आफ्टर फ्रीडम। दैट दिस टॉपिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वी विल स्टडी इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th। फेडरलिज्म जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको। ऐसे ही सेम बेल्जियम में होता है। बेल्जियम में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले इन कंट्रीज के, जैसे जर्मनी बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर डच बोलने वाले लोग रहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो आपको ये नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। बेल्जियम में आप बेसिकली, बेल्जियम एज अ कंट्री बाद में एग्जिस्ट हुआ है। इट वॉज अर्लियर द पार्ट, सम पार्ट वॉज बिलोंग टू फ्रांस एंड सम पार्ट बिलोंग्स टू जर्मनी। अब बेल्जियम को कंपेयर करते हैं इंडिया से। बेल्जियम एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है, स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा की आप कैपिटल पॉपुलेशन देखोगे तो लगभग 2 करोड़ समथिंग होगी, 1-2 करोड़ के बीच में। हरियाणा की जो एरिया है, टेरिटरीज है, बाउंड्रीज है, उससे भी छोटा साइज है, स्मॉलर साइज है बेल्जियम का। बीइंग अ स्मॉलेस्ट कंट्री, किस तरीके से बेल्जियम ने एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है फॉर पावर शेयरिंग, ये हमें देखना है। और हम साथ में देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे श्रीलंका के साथ। सो
let us move to our another topic, ethnic composition of Belgium. एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम को स्टडी करने से पहले हमें देखना है मीनिंग ऑफ एथनिक कॉम्पोजिशन। क्या मीनिंग है एथनिक कॉम्पोजिशन का? कॉम्पोजिशन होता है बेसिकली डिवीजन, डिवाइड। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने अलग अलग तरीके से प्रोपोर्शन में डिवाइड किया हुआ चीजों को, कैटेगोरिकली बताया है कि इतना परसेंट इतने लोग हैं, इतना परसेंट ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी है, दैट इज कॉम्पोजिशन। व्हाट इज एथनिक? किस कल्चर के बेसिस पे लोग वहां पे रहते हैं हमने उनको डिवाइड किया, या कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं उस बेसिस पे हमने लोगों को वहां पे डिवाइड किया है, दैट इज एथनिक कॉम्पोजिशन। तो बेल्जियम में हमें दो लेवल पे इस एथनिक कॉम्पोजिशन को स्टडी करना है। वन, कंट्री एज अ होल, आप देख सकते हो आपकी बुक में इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, एंड अनदर इज दिस इज द स्मॉलर वन, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जो मैंने आपको बताया है ब्रसेल्स, ये कैपिटल है बेल्जियम की। यहाँ आप देख सकते हो इसके अंदर ब्रसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन किस टाइप का था। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। अब यूरोपियन यूनियन क्या है? जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, एशियान, अलग अलग वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से यूरोप की कंट्रीज की भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी यूरोपियन कंट्रीज तो नहीं, बट मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज उसके मेंबर है, और उनका जो हेडक्वार्टर है ऑफिस का या ऑर्गेनाइजेशन का वो ब्रसेल्स में है। चलिए मूविंग बैक टू दिस टॉपिक, एथनिक कॉम्पोजिशन। हमें एथनिक कॉम्पोजिशन देखना है, किस तरीके से बेल्जियम में लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे या आपस में वहां पे अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करती थी। फर्स्ट, डच स्पीकिंग लैंग्वेज रीजन। कहाँ रहते थे ये फ्लैमिश रीजन में रहते थे। तो ये आपका फ्लैमिश रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैमिश रीजन, साइज छोटा है रीजन का। 59% यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच। नेक्स्ट 40%, ये 40%, ये जो मैं यहाँ पे कर्सर से बाउंड्री सेटअप कर रही हूँ, दिस 40% स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज एंड दे बिलोंग्स टू वोलियाना रीजन। अभी आप दोनों तरफ देखिए, ये नॉर्थ है और ये सदर्न पार्ट है, और यहाँ पे अगर आप टेरिटरीज को कंपेयर करेंगे बेल्जियम की, अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देती हूँ नदर्न एंड सदर्न में, तो आपको देखने को मिलेगा नदर्न पार्ट में ये नीदरलैंड्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और मोस्टली जो ये वाला एरिया है सदर्न पार्ट का, वेस्टर्न पार्ट का, ये फ्रांस के साथ शेयर करते हैं। तो एथनिक कॉम्पोजिशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसी एरिया में फ्रेंच स्पीकिंग क्यों है और इस एरिया में डच स्पीकिंग क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली बाउंड्री इधर फ्रांस के साथ शेयर की जाती है, दैट इज वाई यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। लास्ट 1% आपको बहुत कम विजिबल होगा, इधर यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं। दिस 1%, दिस एरिया जो कि बाउंड्री शेयर करता है जर्मनी के साथ, इस साइड जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर की जाती है। 1% पीपल बिलोंग्स टू वोलियाना रीजन एंड दे स्पीक जर्मन लैंग्वेज। ये हमने एथनिक कॉम्पोजिशन देख लिया है एट कंट्री लेवल पे। अब हमें एथनिक कॉम्पोजिशन देखना है एट कैपिटल लेवल। कैपिटल मीन्स ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में किस तरीके से लोग वहां पे लैंग्वेज बोलते हैं और क्या डिवीजन है। एट कैपिटल लेवल हमें 2 डिविजन्स देखने को मिलते हैं। वन इज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो 80% पॉपुलेशन है, एंड अदर वन इज डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो 20% है। अब यहाँ आपको कंपेयर करना है दोनों ही लेवल को। देखिए डच स्पीकिंग 59% है, कंट्री लेवल पे ज्यादा है, which one of the following is the largest group? That is Dutch speaking people. They formed 59%. Then on second division, lesser जो contribute करते हैं that is French speaking people. But capital level पे situation बिल्कुल opposite है। यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले 80% है और डच बोलने वाले 20% है। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है, आप एक
कोई भी एक याद कर लीजिए, कंट्री लेवल याद कर लीजिए या कैपिटल लेवल याद कर लीजिए, डच और फ्रेंच स्पीकिंग का, और उसका अपोजिट, ठीक उसका अपोजिट अनदर लेवल पे। अगर आप याद करते हैं, डच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं कैपिटल लेवल पे 59% और 40% स्पीकिंग लोग हैं फ्रेंच। ठीक इसका आपको अपोजिट कर देना है, कैपिटल लेवल पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं और डच स्पीकिंग लोग वहां पे कम है। तो पावर में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अगर डच स्पीकिंग पीपल कंट्री लेवल पर अपनी मनमानी चलाएंगे, अपने हिसाब से रूल करेंगे, और फ्रेंच जो कल्चर है, कंट्री है या फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, उनकी नीड्स को, उनकी डिमांड्स को इग्नोर करेंगे, तो सेम थिंग कैन बी रिपीटेड एट कैपिटल लेवल बाय फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल भी यहाँ पे मेजॉरिटी में है और वो डच स्पीकिंग को निग्लेक्ट करेंगे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बेल्जियम किस तरीके से मूव आउट किया, बेल्जियम ने क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, दैट वी विल स्टडी लेटर इन अवर चैप्टर। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स और हैं जो ध्यान में रखने हैं। ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन है, यहाँ पे देखिए डच माइनॉरिटी में है, तो दो टर्म्स आपको चैप्टर में बार बार पढ़ने को मिलेंगे। वन एम इज स्टैंड फॉर मेजॉरिटी एंड अनदर एम इज स्टैंड फ्रॉम माइनॉरिटी। माइनॉरिटी है कम, कम लोग, परसेंटेज से आपको पता चलता है यहाँ पे कम लोग डच स्पीकिंग है तो ये माइनॉरिटी में है, और फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा है तो ये मेजॉरिटी में है। साथ में अगर हम हिस्टोरिकली देखें, बेल्जियम की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, तो आपको देखने को मिलेगा जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो कंट्री लेवल पे कम होने के बावजूद बहुत ही रिच और पावरफुल रहे हैं। हिस्टोरिकली उनके पास सभी रिसोर्सेज रहे हैं, आप बोल सकते हो उन्होंने एक तरीके से लैंडलॉर्ड्स और ओनरशिप का रोल प्ले किया है। कंट्री लेवल पे काफी ज्यादा डेवलप हुए, हिस्टोरिकली उनके पास सारे रिसोर्सेज थे, एजुकेशन उनके पास अच्छी थी, सो दे ग्रो slowly and all right, now we have understood the concept of ethnic composition of Belgium. अब हमें देखनी है प्रॉब्लम क्या है, बेल्जियम में क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उन्हें पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट करना पड़ा। फॉर दैट वी हैव टू कंपेयर द सिचुएशन एट कंट्री लेवल एंड कैपिटल लेवल हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली फ्रेंच दे वर वेरी रिच एंड पावरफुल, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, बहुत ज्यादा पावरफुल और रिच थे। विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल? फ्रेंच पीपल, and they were minority at country level but majority in capital. On the other hand, Dutch people, they were very poor, they had no resources, they were lacking all the rights, all the basic needs, and they were majority in country level and minority in capital level. आपको इस चीज को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए इंडिया की सिचुएशन से कंपैरिजन करना पड़ेगा। इंडिया में हम देखते हैं ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस आप बोल सकते हो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर पुअर, जो मेजॉरिटी ऑफ कॉमन लोग थे वो गरीब थे, और जो लिमिटेड रिच पावरफुल या आप बोल सकते हो अपर क्लास, अपर हाई कास्ट सोसाइटी से बिलोंग करते थे, दे वर फॉर्मिंग माइनॉरिटी एंड दे वर वेरी रिच एंड डेवलप्ड। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी की बात करेंगे इंडिया में, तो दलित, लोअर कास्ट पीपल, दे वर फॉर्मिंग मेजॉरिटी एट कंट्री लेवल बट वेरी पुअर। सेम थिंग यहाँ पे होती है। फ्रेंच पीपल, दे वर वेरी रिच, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, दे हैड ऑल द एक्सेस, दे डेवलप्ड देमसेल्व्स, और बहुत सालों तक यहाँ पे डच पीपल का एक्सप्लॉयटेशन किया उन्होंने। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? व्हेन लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर सम years of development, Dutch people also got some knowledge, some education. When they started developing themselves, they started raising question of this कि किस तरीके से उनको फ्रेंच पीपल ने एक्सप्लॉइट किया है और ये एक्सप्लॉइटेशन गलत है। Dutch people were demanding more rights, more powers in political scenario, educational rights, voting rights और contesting election rights, different rights they were demanding. तो यहाँ पे डच पीपल को पुअर कंडीशन होने की वजह से दे वर वेरी अपसेट विद द
French community. Now we will see another country, that is Sri Lanka. This is Sri Lanka, an island neighboring country of India. This belongs to Asia continent. ये आप देख सकते हो श्रीलंका का क्लोजअप आपको मिलेगा, ठीक है। ये श्रीलंका है और ये इंडिया की नेबरिंग आइलैंड कंट्री है। व्हाट इज आइलैंड कंट्री? अ कंट्री विच इज सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स ऑफ वाटर। यहाँ आप देख सकते हो चारों जगह से ये पानी से घिरी हुई है। और सबसे जो आप बोल सकते हो नियरेस्ट कोस्ट है, दैट इज तमिलनाडु। अगर हमें श्रीलंका जाना है तो हम तमिलनाडु से होते हुए रामेश्वरम जो आपका ब्रिज है उसको क्रॉस करेंगे एंड वी विल रीच श्रीलंका। So श्रीलंका is an island neighboring nation of India, just a few kilometers off, बहुत ही कुछ किलोमीटर दूर है। कहाँ से? सदर्न कोस्ट। कोस्टल एरिया क्या होता है? दिस एरिया जहाँ पे आपको इधर बाउंड्रीज मिलेंगी, बेसिकली लैंड और सी को जो टच करता है एरिया, दैट इज कोस्टल एरिया। It also has about 2 crore population, same as हरियाणा। अब हम श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखते हैं, वहां पे कौन लोग रहते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज बताती हूँ। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि श्रीलंका की इंडिया की जो नेबरिंग बाउंड्रीज है वो बहुत ही क्लोज है, तमिलनाडु से तो बहुत ही ज्यादा क्लोज। हम कुछ ही किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आपस में ट्रैवल करके वहां पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पे श्रीलंका में रहने वाले जो लोग हैं, कम्युनिटी है, उनके बारे में तो पढ़ना ही है। साथ में वी विल स्टडी दीज तमिल पीपल जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में कभी वहां पे गए होंगे एज अ स्लेव, एज अ ट्रेडर, एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर ओन फैमिली इन श्रीलंका और वहीं पे उन्होंने सेटअप होना शुरू कर दिया। तो तमिल्स की कैटेगरी पढ़ेंगे और साथ में एक और रिलीजन है जो यहाँ पे बिलोंग करता है, उसको स्टडी कर लेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे श्रीलंका में तमिल्स की कंडीशन कैसी है, तो आपको याद रखना है बिकॉज इतने नेबरिंग क्लोजनेस की वजह से, नेबरिंग एक आपस में जो बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे तमिल लोगों का माइग्रेशन हुआ है। So this is the ethnic composition of श्रीलंका। यहाँ पे हमें सारा कंट्री लेवल पे स्टडी करना है। फर्स्ट 74%, this yellow proportion, you can see yellow color, these are Sinhala language. Remember this group name is Sinhalese. ये Sinhalese group community का नेम है और जो ये लैंग्वेज बोलते हैं that is Sinhala। ये 74% कंसिस्ट करते हैं एरिया का। They belong to Buddha religion. They worship Buddhism. Another group is 18% Tamil. 18% आपको ये दिख रहे हैं। बेसिकली आपसे एग्जाम में लोकेशन पूछी जाती है, लोकेशन क्या है तमिल की, तो तमिल की लोकेशन आपको मिलेगी नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ श्रीलंका, एंड ईस्ट श्रीलंका। नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में सबसे ज्यादा तमिल एग्जिस्ट करते हैं। तमिल्स में वी हैव 2 सब डिविजन्स, वन इज श्रीलंकन तमिल्स एंड अदर वन इज इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन है? श्रीलंकन तमिल्स वो है जो वहीं के नेटिव्स हैं, वहीं पे पैदा हुए, उनके पूर्वज वहीं पे वो बसे हैं और उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। Who were इंडियन तमिल्स? इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके एंसेस्टर्स कभी ब्रिटिशर्स के टाइम में यहाँ पे एज अ ट्रेडर, एज अ मर्चेंट, एज अ स्लेव इंपोर्ट किया गया, उनको यहाँ पे माइग्रेट किया गया और वो यहीं पे सेटअप हो गए। सो दे आर इंडियन तमिल्स। 5% इंडियन तमिल्स एंड 13% नेटिव जो बोल सकते हो तमिल्स हैं, वहां के खुद के रहने वाले जो तमिल्स हैं, ओरिजिनल जो तमिल्स हैं श्रीलंका के, they were consisting 13% and Indian Tamils were consisting 5%. Rest 7% we had Christianity. क्रिश्चियन जो रिलीजन को से बिलोंग करते हैं वो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, वहां पे सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं और साथ में तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। So this is about first part of this chapter, ethnic compositions of both the countries, geographical locations of both the countries. In next chapter we will study majoritarianism in Sri Lanka.
This is Nidhi Gill signing off. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.